वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। We are starting in just 1 minute. Today we are going to cover hybrid warfare, it's important for current affairs, for Pakistan affairs, as well as IR. पिछले 3-4 सालों में इस पे 2-3 दफा क्वेश्चन आ चुका है and it's talk of the town these days. Security experts are discussing it, understanding it. Therefore, it's also important for candidates of competitive examination to understand what is hybrid warfare and how it is conducted. आप लोगों में से मेजॉरिटी का कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं होता कि आप लोगों ने ये चीजें पहले पढ़ी हों। जिनका बैकग्राउंड है उन्होंने तो पढ़ी होती हैं। मेरा जिस तरह मास्टर्स में मेरा आईआर का बैकग्राउंड है, तो मैंने ये करंट अफेयर्स वाली चीजें, आईआर वाली चीजें मैंने पहले ही अपने सीएसएस करने से पहले ही पढ़ी हुई थी। लेकिन आप में से कुछ इंजीनियर्स होंगे, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ सोशल साइंसेस के भी हैं, लेकिन वो आईआर या पॉलिटिकल साइंस के नहीं होंगे या स्ट्रेटेजिक स्टडीज के नहीं होंगे। मेरा बैचलर जो था वो इंग्लिश लिटरेचर में था और फिर मास्टर्स मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में किया था। तो इसलिए दोनों चीजों का पहले से ही बैकग्राउंड था, इसलिए मसला नहीं बना। आप लोगों में से मेजॉरिटी का नहीं है, इसलिए लैंग्वेज में भी इशू आता है और करंट अफेयर्स में भी आपको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि चीजों को आसान तरीन करके पढ़ाऊं। मैंने सिक्योरिटी का कल आपको समझाने की कोशिश की है, ज्यादा मैंने उसको मुश्किल नहीं बनाया, सोफिस्टिकेटेड नहीं बनाया। आई एम ट्राइंग के चीजों को सिंप्लीफाई करके आपको समझा सकूं, बिकॉज आप में से काफी लोगों ने चीजें पहले नहीं पढ़ी हुई। तो आई होप कि आपको समझ आ रही है। यस सर। सर कल वाले टॉपिक में से क्वेश्चन है कि सर वो 2 डायमेंशन में कर रहे हैं हम लोग जो अफगानिस्तान में। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको? ये सर हो रही है, लेकिन एक ठीक है। तो चूंकि मैंने इस पे करंट अफेयर्स पे भी बुक लिखी हुई है, आईआर पे भी मेरी बुक्स हैं। जिस तरह करंट अफेयर्स की बुक है 20 क्वेश्चन सीरीज वाली, इसी तरह मेरी आईआर की भी 2 बुक्स हैं, पेपर 1 की और पेपर 2 की। तो ये टॉपिक मेरी काफी इन पे रिसर्च है। ऑब्वियसली जब बुक्स पहले तो मैंने अपनी
अपनी स्टडीज में इनको पढ़ा और फिर CSS में, और फिर बाद में मैंने जब बुक्स लिखी तो मजीद रिसर्च की और मजीद इसको पढ़ा। लेकिन आप लोगों को जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि चीजों को सिंपल रखूं, और योर अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी रादर दैन कि मैं आपको ज्यादा मुश्किल चीजें और मुश्किल बना के और एफिशिएंसी दिखा के पढ़ाऊं, उसका नाम आपको कोई फायदा नहीं होना। तो लेकिन उसका हल ये है, उसमें आपकी तैयारी के लिए जो आपने इसमें ऐड करना है वो ये है कि जब कोई लेक्चर होता है तो उसके बाद आप लोग उसको रिवाइज करें, बुक से रिवाइज करें, या आप कोई उसके साथ साथ कोई न्यूज आइटम आपको मिलती है इसके रिलेटेड वो आप अपनी सेव करके रख लें, साथ मैगजीन पे पढ़ें। बिकॉज अल्टीमेटली आपके हाथ में वही चीज बचनी है जो आप जाके पेपर में लिख सकें, ये आप माइंड में रखें। CSS PMS को लोग इसलिए ज्यादा इसमें फेल होते हैं कि वो एग्जाम को माइंड में नहीं रखते, क्योंकि आप सब लोग अभी तक जिन्होंने कोई अटेम्प्ट नहीं दी, आप में से कौन है जिसने कोई अटेम्प्ट दी है CSS की या PMS की? सिर्फ वो बंदा हाथ खड़ा करे जो पहले अटेम्प्ट दे चुका है, एक कम से कम। वकास ने दी है? अच्छा जी, एक बंदा है क्लास में जिसने कोई अटेम्प्ट दी है। अमीर हमजा CSS की दी है अटेम्प्ट? यस सर। कौन सी? सर 2019 की अटेम्प्ट दी है। तो एग्जाम में बैठ के आपको व्हाट डिड यू फील कि आप जब तैयारी कर रहे थे और जब आप जाके एग्जाम में बैठे हो तो व्हाट वाज द डिफरेंस यू फेल्ट ओवर देयर? सर एक तो मतलब जैसे कि हम लेक्चर वगैरह लेते हैं या बुक पढ़ते हैं तो सवाल तो वैसे ही होते हैं, मतलब थोड़े ट्विस्टेड होते हैं, उनको आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी बिल्ड करनी पड़ती है, और आपको वो टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वो नहीं आता है। आपको क्वेश्चन के लिहाज से अपना आंसर मोल्ड करना पड़ता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग उनको दिखानी पड़ती है, फैक्ट एंड फिगर अपने जो आपने बनाया होता है उनको यूज करना पड़ता है। ठीक हो गया। एक तो पहली बात जो अमीर हमजा ने कही के क्वेश्चन आपको वहां पे मोल्ड करने पड़ते हैं, एडजस्ट करने पड़ते हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वही बचती है आपके पास। जो आपने रट्टा लगाया होता है वो सारा भूल जाता है आपको, जो ही आप जाके बैठते हैं ना पेपर देने के लिए, रट्टा सारा खत्म हो जाता है आपका। जो जिन चीजों की आपको समझ होती है, जो आपके माइंड का हिस्सा बन चुकी होती हैं, वो आपको याद रहती हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अपने बिल्ड करें, चीजों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें, और आपको लिखना आता हो साथ में। मेरी शुरू से यही स्ट्रेटजी रही है, लिखना आता हो आपको, राइटिंग पावर आपकी अच्छी हो, उसको डेवलप करें और फिर चीजों को अंडरस्टैंड कर लें। क्रैमिंग करने की आपको जरूरत ही नहीं, रट्टा ना लगाएं, फिर वहां पे बैठ के आप प्रोड्यूस कर लेंगे, बिकॉज आपने एक चीज पहले से पढ़ी होगी, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। देखें 12 सब्जेक्ट हैं, आप कितना रट्टा लगा लेंगे, कितना की याद आप बंदा कर सकता है? हद होती है, नहीं कर सकते आप। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड सुन के ऐसे लगता है जैसे CSS बहुत आसान है। आसान मुश्किल नहीं है, लेकिन हम लोग मुश्किल बनाते हैं। तो क्रैमिंग नहीं करनी, अंडरस्टैंडिंग करनी है। मैं आपको बता रहा हूं कि लोग बहुत ज्यादा फेल होते हैं CSS में। उसकी वजह यही है मेन, कि जिस डायरेक्शन पे काम करना होता है काम नहीं करते। टेस्ट, आप मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग टेस्ट दे रहे हैं। अभी पाकिस्तान अफेयर्स का टेस्ट हुआ है, इंग्लिश का टेस्ट हुआ है, मुझे पता चला है कि काफी लोगों ने टेस्ट नहीं दिया और कुछ ने दिया टेस्ट। ये आपकी सीरियसनेस है। ये एकेडमी आपके टेस्ट करवा रही है और काफी लोग टेस्ट नहीं दे रहे। व्हाट डज दिस मीन? क्या आप लोग सीरियस नहीं, आपने पेपर नहीं देने? टेस्ट आपके कोई भी नहीं करवाता। आमतौर पे आप जहां पे भी जाएंगे कोई टेस्ट नहीं लेता, सिर्फ क्लासें होती हैं, लेक्चर होते हैं, उसके बाद अल्लाह हाफिज कहा जाता है आपको। कोई इतना सर नहीं खपाता कि, क्योंकि टेस्ट जो है ना टीचर ने चेक करना है। टीचर को टेस्ट चेक करने के पैसे नहीं मिलते, ये एक्स्ट्रा काम है जो टीचर को करना पड़ता है। यहाँ पे जो अकेडमी करवाती है, टीचर को सिर्फ क्लास लेने के पैसे मिलते हैं बस। उसकी जो सैलरी है वो क्लास की है, टेस्ट की उसके कोई पैसा नहीं है। तो टेस्ट असाइनमेंट जो है वो टीचर के लिए एक्स्ट्रा काम है। तो अकेडमी जो है वो टेस्ट दिलवा रही है आपको, टीचर को भेजती है चेक करने के लिए। टीचर को भी काम ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन आप लोग फिर भी टेस्ट नहीं देते। काफी लोग आप में से सीरियस नहीं लेते, हालांकि ये आपके लिए है, ये आपकी तैयारी के लिए है। आप इसको अंडरस्टैंड करें, दिस इज फॉर यू पीपल। इस पे काम करें, टेस्ट मिस ना करें, क्योंकि टेस्ट नहीं आपको तैयार करना है।
सर टेस्ट सर नहीं मेरा आपको क्वेश्चन उसको है। तैयार करना है एग्जाम के लिए। ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि आप क्लासें लें और फिर बाद में जो मर्जी इधर से कॉपी पेस्ट करके पास करें और अपनी डिग्री लेके चले जाएं। आप मुकाबला है यहाँ पे, अंडरस्टैंड दिस। जॉब के लिए आप जा रहे हैं, प्रोफेशनल एग्जाम है, तो उसको उसी लिहाज से डील करें। और सर मुझे टेंशन एक आप लोग क्वेश्चन बहुत लेते पूछना हैं, है। काम नहीं करते। मैंने ये देखा है, मैंने जो भी सीएसएस का कैंडिडेट देखा है, पीएमएस का कैंडिडेट देखा है, वो उसके दिमाग पे टेंशन सवार हुई होती है, क्योंकि बस जॉब मिल जाए हमें, कहीं किसी तरह जॉब मिल जाए। लेकिन जॉब लेने के लिए जो काम करना है वो करते नहीं। टीचर तो दुआएं कर रहे होते हैं कि कम से कम लोग टेस्ट दें ताकि काम कम चेक करना पड़े। आप लोग तो आसानियां पैदा करते हैं। टीचर्स के लिए माशाल्लाह टेस्ट नहीं देते, और वो जो देते हैं वो चेक हो जाते हैं। अब जो पाकिस्तान अफेयर्स का हुआ है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का हुआ है, जो पिछले लोग हैं, तो पता चला है कि आप लोगों ने भी मेरे ख्याल में यही करना है, सारे लोग टेस्ट नहीं देंगे। नो सर, हम देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी आई हैव अ क्वेश्चन। कौन है ये आई हैव? सर हिरा हाफिज। हिरा, यस सर हिरा। मैंने हिरा, आज ये पूछना आपकी था लाइट कि गई जो है। मैंने जी सर हिरा, ये लाइट वाला बहुत आपने वैसे बहाना लगाया हुआ है, लाइट मेरी ऑफ है। जी बोलें। सर सर मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने 5 साल जिस भी सब्जेक्ट के पेपर देखे हैं ना, सिवाय ये जनरल नॉलेज वाले पेपर के, क्योंकि इसमें तो होते 5 नंबर का क्वेश्चन और इसमें कुछ भी इस तरह का नहीं होता जिसमें हमने एनालिसिस करना होता है। तो बाकी जितने भी मैंने पेपर्स देखे ना, सब में इसी तरह के हमने एनालिसिस करना है मोस्टली। तो एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या तरीका है? मुझे बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। हालांकि मैं नोट्स भी बना रही हूँ, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हो रहे उस तरह। टेस्ट भी दे रही हूँ मैं। एनालिसिस ये होता है कि आपने एक चीज के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करना है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहा जाए कि एक मोबाइल है, उसका आप एनालिसिस करते हैं, ठीक है, आप मोबाइल को पकड़ेंगे, आप उसको पहले तो उसके हार्डवेयर का एनालिसिस करेंगे, उसकी बैटरी और उसकी सारी चीजें। आप एनालिसिस मीन के तज्जिया, उर्दू में तज्जिया कहते हैं। तज्जिया जो वर्ड है वो जुज से निकला है, ठीक है। हर जुज को अलग अलग करके उसको एनालाइज करना। फिर इसी तरह फिर आप उसका सॉफ्टवेयर क्यों करेंगे? आप कहेंगे पहले हार्डवेयर करेंगे, इसमें इतनी रैम है, इतनी इसमें ये हार्ड है और दूसरी चीजें जो है सारी, फिर आप सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। इसी तरह जब आपको किसी क्वेश्चन का एनालिसिस करने का कहा जाता है, आप उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, उसके बाद फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज और उसमें प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें आप उसमें डिस्कस करते हैं। हर एंगल से उसको आप कवर करने की कोशिश करते हैं, ओवरऑल स्ट्रेटजी आप रखते हैं उसकी। तो ये स्टूडेंट क्या करता है कि स्टूडेंट जो है वो चीजों जो जो रटी रटाई चीजें होती हैं वो जाकर पेपर में लिख देते हैं। ये समझने की कोशिश नहीं करते कि एग्जामिनर ने आपसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है। पहले होता यह था कि ग्रेजुएशन में आप लोगों ने जिस तरह पढ़ाई की है उसमें मेजोरिटी हम लोग करते क्या है कि समरियां तैयार की होती हैं। जो भी क्वेश्चन आ गया बस वो जो याद किया वो लिख देना है। वो सीएसएस पीएमएस में नहीं चलता। यहाँ पे आपको मोल्ड करना पड़ेगा क्वेश्चन की डिमांड के लिहाज से। अच्छा जी, सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सोबिया। सर ये जो आपने बुक बताई थी वाई नेशन फेयर, तो इसको मैंने पढ़ना स्टार्ट की है, तो आप मुझे गाइड करें कि मैं इससे नोट्स और क्या चीजें इसमें इम्पोर्टेंट हैं जो मैंने राइट डाउन करनी है। इसमें क्या चीजें इम्पोर्टेंट हैं जिनके मैंने नोट्स बनाने हैं, अपने पास लिखना है जिनको। इसमें नंबर 1 जो डिफरेंट कॉजेज ऑथर ने डिस्कस किए हैं कि कौमें किन वजूहात की वजह से फेल होती हैं, ठीक है, वो आपने बुक के डिफरेंट चैप्टर्स को पढ़ के आपने वो नोट करनी, एक्सट्रैक्ट करनी है इंफॉर्मेशन। उसमें जो मेन क्रक्स है और भी बहुत चीजें उसने डिस्कस की हैं ऑथर ने। जो मेन ये है कि जो कौमें इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज रखती हैं, लाइक डेमोक्रेसी को उसने सपोर्ट किया है, और वो कहता है कि जो कौमें इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज रखती हैं, मीन के सारे ग्रुप्स को मिला के साथ चलती हैं, एक्सक्लूसिव स्ट्रेटजी नहीं रखती,
तो वो कौमें कामयाब होती हैं इंक्लूसिव स्ट्रेटजी वाली। और जो एक्सक्लूसिव स्ट्रेटजी है, मीन के कुछ ग्रुप्स को, कुछ मिनॉरिटीज को उसके बाद इस तरह एक्सक्लूड कर देना, बाहर निकाल देना, और डिक्टेटरशिप जो है, डिक्टेटरशिप अल्टीमेटली फेल होती है। और वो चाइना के सिस्टम को वो कह रहा है कि चाइना का जो सिस्टम है ये अल्टीमेटली कोलैप्स करेगा एक दिन। जो वेस्टर्न सिस्टम है इट्स मोर ड्यूरेबल, इट्स मोर सस्टेनेबल बिकॉज इट्स डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो चाइना का जो है वो अभी इकोनॉमिकली तो वो डेवलप कर रहे हैं, बट फ्यूचर में लाइक उसके अकॉर्डिंगली इस सिस्टम को चैलेंजेस आएंगे बहुत ज्यादा, बिकॉज ये एक्सक्लूसिव है, इसमें लोगों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है। चाइना में आपको पता है लोग वोट नहीं डालते हैं, तो अल्टीमेटली व्हेन पीपल विल रियलाइज देयर पॉलिटिकल राइट्स, तो उनको लगेगा कि हमें भी वोट डालना चाहिए, हमें वोट का हक मिलना चाहिए। तो जब वोट का हक मिलने की बात कंपेन चलेगी तो फिर ऑब्वियसली चाइना में एक किस्म का हालात सारे खराब होंगे। और जो कि वेस्टर्न नेशन में ऑलरेडी ये चीजें हैं, वहां पे वोट डलता है, इकोनॉमिकली भी आप देख लें उन्होंने ज्यादा डेवलप किया है, और पॉलिटिकली वहां पे राइट्स ज्यादा हैं। चाइना में क्रिटिसिज्म का कोई राइट नहीं है। तो ये ऑथर के मेन जो लाइक आर्गुमेंट्स हैं वो ये हैं। तो उस पे आपने जो पॉइंट्स रेलेवेंट होंगे आपकी बुक से वो आपने नोट करते रहना है अपनी नोटबुक में। यस सर, थैंक यू सर। Okay. सर एक सर, क्वेश्चन मैंने है। ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट किया था। एक मिनट, ये एमन आपका क्वेश्चन। सर मैंने ये पूछना था कि आपने कितने टॉपिक्स पहले पढ़ा दिए हैं, क्योंकि मेरी तो ये दूसरी क्लास है, लेकिन आपने बुक्स के नाम भी बताए हुए हैं, वो मुझे नहीं पता, आप दोबारा से बता दें। और बाकी क्लासेस बुक्स के नाम मैंने लास्ट क्लास में मेरे ख्याल में बताए थे। बुक्स के नाम मैं आपको भी बता देता हूँ। एक जो है बुक आपकी व्हाई नेशंस फेल है, व्हाई नेशंस फेल, वो शेयर भी की हुई है, मैं दोबारा कर दूंगा, आप मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, आई विल शेयर विद यू व्हाई नेशंस फेल। उसके बाद 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट एंड आई विल शेयर द बुक्स विद यू। ओके, मुझे टेक्स्ट में कीजिएगा कि सर प्लीज बुक शेयर करते हैं वो, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके सर एक क्वेश्चन है। जी पूछें। सर कल आपने पढ़ाया था सिक्योरिटी, उसके सारे एस्पेक्ट्स भी पढ़ा दिए थे। एक क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन में एक कंट्री की स्टेट सिक्योरिटी ऑफ वन माइट बी इनसिक्योरिटी ऑफ अदर्स। हर नेशन अपने स्टेट अपने अकॉर्डिंग सिक्योरिटी को प्लान करती है, तो वो दूसरे के लिए इनसिक्योरिटी है, इंडिविजुअल के हिसाब से भी यही है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में किस तरह पॉसिबल है कि दूसरा इनसिक्योर फील कर रहा है फिर भी ये सिक्योरिटी है? इसे कहते हैं सिक्योरिटी डायलेमा। ये आईआर की टर्म है सिक्योरिटी डायलेमा। सिक्योरिटी डायलेमा से मुराद ये होता है कि अगर दूसरी कंट्री मिलिट्री बिल्डअप कर रही है तो उससे, फॉर एग्जांपल इंडिया मिलिट्री बिल्डअप करता है तो पाकिस्तान वुड स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर। ये पाकिस्तान का सिक्योरिटी डायलेमा बन जाएगा कि ये जो वेपनाइजेशन इंडिया कर रहा है, मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, ये हमारे लिए कर रहा है, तो कल को ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होना है। तो पाकिस्तान लाइक सिक्योरिटी डिलेमा का शिकार हो जाता है, या अगर पाकिस्तान कर रहा है तो इंडिया सिक्योरिटी डिलेमा का शिकार हो जाएगा। तो ये ऑब्वियसली स्टेट्स का बिहेवियर ऐसे होता है। आपका भी दुश्मन अगर ज्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाए गली मोहल्ले में, तो आपको भी उससे थ्रेट फील होना स्टार्ट हो जाता है कि यार ये तो बहुत तगड़ा हो गया, कल को अगर लड़ाई होगी तो ये तो बहुत मार पड़ेगी हमें। तो ये इस तरह स्टेट्स भी इसी तरह फील करती हैं। तो जब दूसरी कंट्री ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, ज्यादा सिक्योर हो रही है, वो आपके लिए मसला बनता है, बिकॉज आप सोचते हैं अच्छा ये तो सिक्योर हो गया है तो इसलिए ये हमारे साथ अब ज्यादा पंगे लेगा। इसको पता है कि मैं तो सिक्योर हूं, इसलिए अब मैं छेड़खानी ज्यादा कर सकता हूं। ठीक है, तानिया। सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। क्लास में बंदे फिर गैर हाजिर हैं, मैं फिर एडमिन को कहता हूँ कि इन्हें जरा वेटिंग रूम में भेजें, कि थोड़ा सा 10-15 मिनट वहां पे इंतजार करें और इनके अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर वापस आ जाएंगे, सही हो जाएगा। सर मैंने अभी ज्वाइन की है, पता नहीं था लेक्चर में शायद 8 बजे है। पता भी है कि क्लास में विजुअली बैठना है, लेकिन फिर भी लाइक सीरियस नहीं लेते बात को। बहुत ही डल किस्म के लोग हैं वैसे, पेपर पता नहीं कैसे देने हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड।
CSS करना है, PMS करना है, ख्वाब से जाए हुए हैं। टेस्ट देने नहीं है। नहीं, अभी ठहर जाएं एडमिन साहब, अभी ठहर जाएं जरा, इनको मौका देते हैं। इफ दे कैन कम क्लीन, अगर आ जाए तो। नहीं आएंगे तो फिर इन्हें जरा वेटिंग रूम की हवा दिलवाएं। मर्द हजरात ज्यादा पर्दा करते हैं, ये भी एक सोचने वाली चीज है। इतने बापर्दा मर्द कहां से पैदा होने शुरू हो गए? सर कोरोना इसलिए, कोरोना की वजह से। यहाँ पे आपको कौन सा कोरोना हो रहा है यहाँ पे बैठ के? फरहीन, ये एक स्टूडेंट ने ओप्पो लिखा हुआ है, एक ने नंबर लिखा हुआ है कोई। मीना, सर ये करंट अफेयर की कौन सी क्लास है? फर्स्ट है सेकंड है? जी सर ये करंट अफेयर की कौन सी क्लास है? ये वाली अभी जो चल रही है, कंटिन्यू जो है। अफगानिस्तान इशू आपने अटेंड किया है? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अफगानिस्तान इशू पे जो क्लास हुई आपने अटेंड की है वो? नहीं सर। क्यों जी? अटेंड क्यों नहीं की और क्या मसला है? सर एक मिनट सर, आपकी बात। आप कहीं बैठ के क्लास लेना, आप घूमते फिर रहे हैं। सर एक्चुअली काम लगा हुआ है। क्लास के टाइम पे काम धंधे छोड़ दिया करें सारे, क्लास के टाइम पे क्लास लें बस बैठ के। सर असल में घर में यही होता है, हाँ वो उसमें ऑनलाइन में, अब घर में मैं किसी को कह तो नहीं सकता। अब नहीं, क्यों नहीं कह सकते? आप अपने रूम में बैठे और वहां पे क्लास लें, बताएं कि मेरी क्लास है भाई, बड़ा सीरियस हम काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप लोग कैजुअल बिहेवियर ना रखें। सर एक्चुअली एसी का काम लगा हुआ है मेरे रूम में। तो इसी का काम आपने क्लास के टाइम पे करवाना था। आपको पता 6 बजे क्लास है, बाद में बुला लेते उसे। ओके जी, आपने अफगानिस्तान वाली क्लासेस क्यों नहीं ली? सर मैंने आज ही एडमिन को कहा है कि मुझे ऐड करें ग्रुप में, उन्होंने तो मुझे ऐड ही नहीं किया। सर अक्सर काफी क्लासेस को मैं इसी तरह इन्हें कहता हूं कि मुझे बताएं, तो फिर ये तब जाके मुझे ऐड करते हैं। आप उन्हें कहें कि आपको ऐड करें और बाकी जो पिछली क्लासेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग आपको दें, फिर आपने मिस किए तो। सर वो रिकॉर्डिंग सेंड ही नहीं करते, मैसेज करते हैं, वो रिकॉर्डिंग का बोलते हैं ओके, आप सेंड ही नहीं करते। यस सर, अभी परसों आपकी इंग्लिश ऐसे की क्लास हो रही थी, तो मैंने बीच में मेरी लाइट चली गई, आपकी आधे घंटे की क्लास मिस हो गई, तो मैंने इनसे कहा कि मुझे आखिरी मेरी 30 मिनट्स की क्लास मुझसे मिस हुई है, वो सेंड कर दें। अभी तक नहीं हुआ सर। वो की है असल में एडमिन ये कहते हैं कि जी कुछ लोग स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्लास ले भी लेते हैं और फिर भी रिकॉर्डिंग मांगते रहते हैं। तो रिकॉर्डिंग लेने का ये होता है कि वो समटाइम्स स्टूडेंट फिर क्लास सीरियसली नहीं लेता, उनको पता रिकॉर्डिंग मिल जानी है, तो क्या जरूरत है क्लास में अटेंटिव होकर बैठने की या क्लास सर आप लोगों को नहीं कह रहा, आप लोगों को नहीं कह रहा, लेकिन जिनका जेन्युइन इशू होता है उनको मिलनी चाहिए, लेकिन जो आदत बना लेते हैं फिर उसका मसला खराब है। लेकिन हेरा आप क्लास में नहीं है, हेरा को जरा भेजें बाहर, आज फिर लाइट गई हुई है। भेजें सर, एडमिन हमें टेस्ट का भी नहीं बताता, अब तक उन्होंने हमें एक भी टेस्ट नहीं भेजा है जो हमने ना किया हो। मतलब ऐसा नहीं है कि एडमिन की तरफ से कोई टेस्ट आया हो। आपका जब सिलेबस आपने तो एडमिन की शिकायत करना शुरू कर दी है मेरे साथ। सर ये सही बात है, आपने बात की ना, तो इतने दिनों से 1 हफ्ता हो गया हमसे क्लासेस मांगते हुए, उनको बोलते हैं और वो कहते हैं ओके, फिर जॉब होती है तो 1 दिन बाद उनकी एक्सपायर हो जाती है वो जो है रिकॉर्डिंग, तो वो फिर रह जाती है। इस तरह से वो भेजते ही नहीं। 1 दिन बाद अगर एक्सपायर हो जाती है तो आप 1 दिन में देख लिया करें। नहीं सर, वो भेजते ही नहीं है, जब मांगो तो वो नहीं भेजते, अपने टाइम से फिर वो भेज देते हैं जब ऑफिस टाइम थोड़ा इग्नोर करते हैं। क्लास
उसके बाद वो भेजते ही नहीं है। अब तक उन्होंने नहीं भेजी, एक क्लास भेजी है, जस्ट एक मिनट होल्ड ऑन। यहाँ पे काफी लोग हैं मेरे ख्याल में। मदिया यस सर मैं कह रही थी जो ये नए बच्चे आए हैं उनको थोड़ा मसला आ रहा है, शायद वो ऐड नहीं है ग्रुप से, अदरवाइज जो पुराने हैं उनको तो वो सब चीजें प्रोवाइड करते हैं और टेस्ट वगैरह का भी बता देते हैं ऑन टाइम आप लोग गाड़ी प्रोवाइड नहीं करते, वैसे टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। एक मिनट, कुछ लोग जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है उनको मसला आ रहा है, बाकी जो टाइम पे जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनको कोई मसला नहीं आ रहा। तो आप लोग, मैं एडमिन को कह दूंगा कि इन लोगों को फैसिलिटेट करें, डोंट वरी, यू विल बी फैसिलिटेटेड, ठीक है। विकास आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि राइटिंग पावर को है वो इंक्रीज करें, तो उसके लिए सर कुछ बता देंगे कैसे मतलब उसको थोड़ा कर सकते हैं। और दूसरा उसके लिए विकास पहला ये क्वेश्चन जो आपका है इसको मैं एड्रेस कर लूं कि उसके लिए एक सिर्फ हल है, प्रैक्टिस। ये जिन लोगों की अननेसेसरीली जो क्लास में विजुअली एब्सेंट है इनको वेटिंग रूम में भेजें, जिनका कोई मसला नहीं है और वो जानबूझ के एब्सेंट है, प्लीज इनको सेंड करें वेटिंग रूम में। सर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसलिए। ठीक है, आप ऐसे आमतौर पे होते हैं क्लास में, तो आतिफ को ना भेजिएगा, नॉर्मली ही सर मुझे भी ना भेजिएगा, मैं आ रही हूँ। ये जॉब करती हैं खदीजा, वापस आ रही हैं, तो इनको भी रहने दें। और कोई मसला है किसी का बता दें। सर मेरा भी है, मेरा नेटवर्क बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, आपकी आवाज में भी डिस्टॉर्शन आ रही है। तो नेट कनेक्शन अच्छा मेंटेन कर लें करीम। आप नॉर्मली भी कम होती हैं, आज तो चलो मैं समझ सकता हूँ, नॉर्मली भी यू आर मोस्टली एब्सेंट, विजुअली एब्सेंट। आपको बस बताया था। जी वो आप इसका कनेक्शन अच्छा को मेंटेन करें ताकि इसका आपको मसला ना हो। ओके विकास, उसमें यह है कि प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस करें। होगा ये कि आप प्रैक्टिस करेंगे, आप लिखेंगे तो आपकी मिस्टेक्स निकलेंगी, चीजें हाईलाइट होंगी, आप इंप्रूव करेंगे। थ्योरेटिकली अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो राइटिंग थ्योरेटिकली इंप्रूव नहीं होती, राइटिंग लिख के इंप्रूव होती है। द मोर यू राइट द बेटर यू गेट एट इट। सर ये किसी का माइक ऑन है, आपने देने हैं, असाइनमेंट देनी है, लिखेंगे, इंप्रूवमेंट आपकी होगी। नोट्स बनाएं अपने खुद, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ओके जी, टॉपिक स्टार्ट करते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर का, वरना सारी क्लास हमारी क्वेश्चन में गुजर जाएगी, जो आप लोगों का मूड लग रहा है मुझे। उसके बाद हाइब्रिड वॉरफेयर जो है, इट्स हाइब्रिड वॉरफेयर मीन्स use of conventional and irregular forces in war. Hybrid warfare means use of conventional and irregular forces in war. कि आप एक जंग में कन्वेंशनल और इरेगुलर, कन्वेंशनल क्या होता है? कन्वेंशनल रवायती मीन के वेपन इस्तेमाल करना, जहाज इस्तेमाल करना, टैंक इस्तेमाल करना, आर्मी को इस्तेमाल करना, ये कन्वेंशनल तरीके हैं जंग लड़ने के, जिन्हें आप कहते हैं रवायती तरीके। इरेगुलर का इस्तेमाल हाइब्रिड, जिस तरह गाड़ी होती है ना हाइब्रिड, इसी तरह ये आपकी जो वॉर है ये भी हाइब्रिड हो गई है। ये आजकल काफी इस पे बात हो रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। उसमें अब इरेगुलर फोर्सेस में नॉन स्टेट एक्टर्स और ऑल्सो यूज्ड इन हाइब्रिड वॉर। नॉन स्टेट एक्टर्स की टर्म आप माइंड में रखें। नॉन स्टेट एक्टर वो एक्टर होता है जो रियासत के अलावा दुनिया में एक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल टेररिस्ट ग्रुप्स, इंसर्जेंट्स, गुरिल्लाज, जो रियासत के ग्रुप नहीं होते, नॉन स्टेट उन्हें कहते हैं। रियासत के अलावा जो ग्रुप्स मिलिट्री में रोल प्ले करते हैं, दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स। ये नॉन स्टेट की टर्म जो है ये बार बार यूज होगी।
आपको इसी वक्त समझ आ जानी चाहिए कि नॉन स्टेट मीन्स ऑल अदर ग्रुप्स विच डू नॉट बिलोंग टू स्टेट, जो रियासत की गवर्नमेंट के दायरे नहीं होते, वो खुद इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे होते हैं। जिस तरह टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इंसर्जेंट्स हैं, उसके बाद एनजीओज भी नॉन स्टेट एक्टर्स में आती हैं, लेकिन एनजीओज टेररिज्म नहीं करती हैं आमतौर पर। टेररिस्ट, गुरिल्लाज और उसके बाद फिर इंसर्जेंट्स। इंसर्जेंट्स होते हैं जो कि किसी वहां कोई मूवमेंट्स ला रहे होते हैं, फाइटिंग कर रहे होते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ। सेकंड टर्म सर, गुरिल्लाज ये क्या है सर? उसके बाद गुरिल्ला वो होते हैं जो कि हिट एंड रन पॉलिसी रखते हैं, ग्रुप्स में आते हैं, अटैक किया और छुप गए, हिट एंड रन पॉलिसी होती है। सर ये इरेगुलर में आ रहा है जो आपने बताया? या इट्स पार्ट ऑफ इरेगुलर। जिस तरह आपका प्रॉक्सीज भी इसमें आएंगी, उसका आई थिंक ये आर्मी का एक आर्मी की यूनिट है ना गुरिल्ला। चे गुएवारा का आपको पता है? चे गुएवारा का नाम किसने सुना हुआ है? नहीं सुना। मर्द हजरात में से कुछ ने सुना होगा सर गुरिल्ला वारफेयर। यस सर सुना है गुरिल्ला सर। वारफेयर के लिहाज से सुना सर होगा। क्यूबा में उसने वो फ्रीडम फाइटर था, गुरिल्ला वारफेयर। बिल्कुल बिल्कुल, क्यूबा में बहुत मशहूर है और दुनिया भर में बहुत मशहूर है। चे गुएवारा के लोग उसके पिक्चर के लोग शर्टें भी पहनते हैं, मेल्स खास तौर पे जो थोड़ा सा इन चीजों में मुतल्लक पढ़ते हैं। तो फ्रीडम फाइटर था, गुरिल्ला वारफेयर की स्ट्रेटजी रखी उसने यूएसए के खिलाफ, सीआईए के खिलाफ खास तौर पे, हिट एंड रन पॉलिसी थी चे गुएवारा। तो इस तरह और भी हिस्ट्री में काफी लोग हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सर जी सर ये नॉन स्टेट एक्टर्स में टेररिस्ट ग्रुप में हम लोग आईसिस और बोको का लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? सर नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनमें हम लोग आईसिस और बोको का लिख सकते हैं? आईसी और सर बोको हराम। जी बोको हराम पूरा नाम लेना। बोको तो आप कह रही हैं पता नहीं। जी सर। ये मोहम्मद अहमद का मैसेज आया है। मोहम्मद अहमद का मैसेज आया है, सर एडमिन इज वेरी कोऑपरेटिव, व्हेनेवर आई वांटेड हिज हेल्प आई टॉक टू हिम एंड ही रिजॉल्व्ड माय इशू ऑन टाइम। तो जिन लोगों का, काफी लोग तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिन लोगों का कुछ का मसला है वो बात कर लें उनके साथ एंड वो आपको फैसिलिटेट करेंगे। यस अरूज बोको हराम और आईएसबी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। देखिए रियासत के अलावा जो भी इदारे हैं सारे, वो सारे के सारे ही नॉन स्टेट एक्टर्स में आते हैं। टेररिस्ट ग्रुप्स हों, कोई आईएस हो, अलकायदा हो, टीटीपी हो, इंसर्जेंट्स हों, जब भी नॉन स्टेट एक्टर्स की बात होगी तो इन्हीं ग्रुप्स की बात हो रही होगी जो कि रियासत के, जो खुद लाइक ऑपरेट कर रहे थे, रियासत उनके पीछे नहीं होती, दूसरे रियासत में सपोर्ट कर रही होती है। जिस तरह पाकिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर्स क्या है, टीटीपी नॉन स्टेट एक्टर है। दुनिया भर में इंटरनेशनली अगर आप बात करें तो अलकायदा नॉन स्टेट एक्टर है, रियासत नहीं है, वो नॉन स्टेट है, लेकिन एक ग्रुप है जो कि टेररिस्ट लाइक वहां पे करते हैं। उसके बाद फिर आईएस है, दाइश नॉन स्टेट एक्टर है। अमीर हमदा आपका हाथ खड़ा है, क्वेश्चन करना है या मैं थोड़ा सा कर लूं अभी कंप्लीट? सर आपने इसमें कहा कि जो गुरिल्ला वॉरफेयर है तो वो तो आर्मी का हिस्सा होती है ना, वो नॉन स्टेट एक्टर में कैसे आएगी? वो इरेगुलर फोर्सेस में कैसे आएगी? वो तो आर्मी का पार्ट होती है, रणजीत कमांडो। नहीं, गुरिल्ला एक तो आर्मी का पार्ट होती है। जब गुरिल्लाज मीन के ग्रुप्स जब ये करते हैं तो वो फिर आती है इसमें, व्हेन ग्रुप्स कमिटेड। ओके सर। सर गोरिल्ला तो बेसिकली एक वॉर स्ट्रेटेजी है ना सर, वो तो कोई भी हो सकते हैं, आर्मी के लोग भी, तालिबान भी हैं सर, कोई भी हो सकते हैं। वो तो आर्मीज नॉर्मली इसको फॉलो नहीं करती, इसको आर्मी जो है वो आमतौर पर स्टेट लड़ती हैं, ठीक है। लेकिन जब सम टाइम जो ये जिस तरह तालिबान है, तालिबान गुरिल्ला टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, आते हैं, रन करते हैं, हिट करते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। आर्मी इस तरह नहीं करती, आर्मी फुल फ्लैज लड़ती हैं आमतौर पे, ठीक है। आप हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो हजरत खालिद बिन वलीद जो थे, ही वाज आल्सो वेरी एक्सपर्ट इन गुरिल्ला टैक्टिक्स। तो गुरिल्ला के टैक्टिक्स इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आमतौर पे ग्रुप्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसे। उसके बाद
तो ये दो चीजों का मिक्सअप जब आ गया है, कन्वेंशनल प्लस इरेगुलर, तो वॉर बन गई हाइब्रिड वॉर। अब उसमें मैंने आपको मजीद एक पॉइंट समझाया कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो इसमें इस्तेमाल होते हैं, स्टेट भी इस्तेमाल होती है और साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों, स्टेट कन्वेंशनल, इरेगुलर फोर्सेस, आगे नॉन स्टेट एक्टर्स, ये दो चीजें मिलके वॉर जो है वो हाइब्रिड वॉर बन गई। जिस तरह गाड़ी आपकी हाइब्रिड गाड़ियां आ गई हैं और जो पेट्रोल पे भी और साथ उसके जो दूसरी एनर्जी है वो भी इस्तेमाल कर रही होती है। उसके बाद हाइब्रिड वॉर कोई नई चीज नहीं है, जिस हालांकि बात इस पे अब होना स्टार्ट हुई है, अब इस पे बात होना स्टार्ट हुई है फॉर लास्ट फ्यू इयर्स, बट इट्स नॉट समथिंग न्यू, इट्स नॉट समथिंग विच हैज बीन यूज्ड नाउ, हिस्ट्री में भी यूज होती रही है। इस पे डिफरेंट लोगों ने लिखा भी है। पेलोपोनेशियन वॉर थी ग्रीस में, पेलोपोनेशियन वॉर, स्पेलिंग का मतलब सोच रहा हूँ मैं लिख देता हूँ। पेलोपोनेशियन वॉर, पेलोपोनेशियन वॉर जो थी ग्रीस की वॉर है, बड़ी मशहूर वॉर है ये, करंट अफेयर्स के लिए और आईआर के लिए आपको इसका पता होना चाहिए। इट वाज बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टा, एथेंस और स्पार्टा के दरमियान ये जंग थी। तो ये पहली बुक लिखी गई थी, लाइक पहली दफा किसी ने वॉर पे लिखा था, थुसिडिडीज राइटर था, उसने लिखा था पेलोपोनेशियन वॉर पे। राइटर का नाम लिख दिया है। 3000 साल पहले की बात है ये, 3000 साल पहले की बात है। ही रोट अबाउट द पेलोपोनेशियन वॉर। सर ये हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी है। जी जी बिल्कुल, पॉलिटिकल साइंस में भी है, ये आईआर में भी है। तो ये लाइक तब से चल रही है गुरिल्ला वॉर और हाइब्रिड वॉर, लेकिन कभी ये नाम नहीं दिया गया। नाम इसको रिसेंटली ये दिया गया है। कब दिया गया, किसने दिया है, हम उसकी बात करते हैं। उसके बाद जो चाइनीज फिलोसफर था सन त्जू, उसने भी अपनी राइटिंग में इरेगुलर फोर्सेस का जिक्र किया है। सन त्जू ये भी बहुत पुराना, तकरीबन 5th सेंचुरी बीसी का ये ऑथर है। ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट 5th सेंचुरी बीसी का। इसने भी मिलिट्री पे काफी बुक्स लिखी हैं, मिलिट्री स्ट्रेटेजी पे। इसने कहा था अपने दुश्मन को जानना इज हाफ योर विक्ट्री। जो बंदा अपने दुश्मन को जानता है वो आधी जंग जीत चुका होता है, जो अच्छे से उसको जानता है, अंडरस्टैंड करता है उसकी कैपेसिटी को, उसकी कैपेबिलिटी को। सन त्जू चाइनीज है ये, दूसरा वाला ग्रीक है। अभी हिस्ट्री में अगर आप बात करें तो दुनिया की जो अभी रिसेंट, अगर आप पिछले 200-300 साल की बात करें तो बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट जो आर्मीज बनी हैं, उनमें दो जो आर्मीज थी, एक थी नेपोलियन की ग्रैंड आर्मी, नेपोलियन की ग्रैंड आर्मी, और हिटलर की आर्मी आप कह लें, वैसे उसका नाम और है, जर्मन नाम है, उसको स्पेलिंग आपको याद नहीं होंगे। और हिटलर की जो आर्मी थी, नाजी आर्मी आप कह लें, ये स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज रही हैं अभी पिछले तकरीबन 200 साल के 250 साल के जो पीरियड में। इनको भी गुरिल्लाज ने बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया और हराया है, हिट एंड रन पॉलिसी रख के। मीन के क्योंकि गुरिल्लाज एक वैसे आर्मी जब लड़ती है ना, दोनों आमने सामने खड़ी होती हैं, दोनों को पता है दुश्मन कौन है, किस पे अटैक करना है। लेकिन जो गुरिल्लाज होते हैं वो अचानक आते हैं, हिट करते हैं और छुप जाते हैं, तो उनको टारगेट करना इतना आसान नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड लाइक प्रॉब्लम। गुरिल्ला के साथ मसला क्या होता है, दे कम, दे हिट एंड दे रन। जैसे अक्सर मूवीज में कमांडोज के बारे में बताया जाता है। यस बिल्कुल। तो ये मुक्ति बाहिनी जो बांग्लादेश में हुआ था, जब अलग हुआ था, तो इंडिया ने जो मुक्ति बाहिनी की बनाई थी फौज, वो भी यही गुरिल्ला वॉर नहीं थी? यस यस यस, गुरिल्ला वॉर थी वो भी। उसके बाद ये, अब उसके बाद अगर हम बात करें कि नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी, रिसेंटली इसको अप्लाई किया है हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ ये इस्तेमाल की है।
क्योंकि इसराइल की आपको पता है प्रॉपर आर्मी है, इसराइल एक रियासत है, उसकी प्रॉपर आर्मी है, हिजबुल्लाह की रियासत नहीं है। हिजबुल्लाह के पास हिजबुल्लाह एक लेबनान बेस्ड एक ग्रुप है और पैलेस्टाइन में उसका बहुत रोल है। गजा स्ट्रिप में और इस सारे एरियाज में हिजबुल्लाह जो है वो ऑपरेट करती है और कहा जाता है कि ईरान उसको सपोर्ट करता है। हिजबुल्लाह मीन के द आर्मी ऑफ गॉड। तो वो ये इस्तेमाल करते हैं इसराइल की आर्मी के खिलाफ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको मिक्स अप किया है। फॉर एग्जाम्पल वेपन भी यूज करते हैं, गुरिल्ला टैक्टिक्स भी यूज करते हैं और उसके साथ वो फिर मीडिया कैंपेन भी इस्तेमाल करते हैं। मीडिया ये उन्होंने ऐड किया साथ इसमें। लाइक वॉर जो है वो पहले वाली जंग नहीं रही कि जाएं दुश्मन के खिलाफ सामने खड़े लड़ें मरें। नो, अभी चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। वो तो है ही है जो कन्वेंशनल चीजें हैं, कन्वेंशनल वॉर की स्ट्रेटजी है, लेकिन अब साथ साथ इरेगुलर फोर्सेस पे इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाता है, एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई जाती है। तो ये सारी चीजें मिलके हाइब्रिड वॉर बन गई है, वो पहले वाली सिंपल वॉर नहीं रही अब। आई होप कि अब तक आपको हाइब्रिड का समझ लाइक हाइब्रिड वॉर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बिमशा को समझ आ गया? ये सब थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन समझ आ रहा है। मैंने पहले वर्ड्स नहीं सुने हुए, ये शिगुआरा ये सब कुछ। जी आपको अजीब लगना है, आपने कौन सा जंगे लड़ी हुई हैं या आपने कभी पढ़ा है इन चीजों के मतलब? तो इट्स समथिंग वेरी न्यू, डोंट वरी। लेकिन इतना तो पता चल गया ना कि हाइब्रिड में डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, ना सिर्फ कन्वेंशनल बल्कि इरेगुलर फोर्सेस भी इस्तेमाल होती हैं, गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज होती हैं, उसके बाद मीडिया भी इस्तेमाल होता है डिस इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए। इतना सबको पता चल गया ना। सर एक चीज है कि हाइब्रिड वॉरफेयर कोई भी कंट्री मतलब करती है ना, जैसे कि इसमें कन्वेंशनल भी और इरेगुलर फोर्सेस कंट्री या कंट्रीज। हाइब्रिड वॉरफेयर ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज डन बाय इट इज कंडक्टेड बाय कंट्रीज, स्टेट्स करती हैं। अगर ग्रुप करता है तो वो वॉर नहीं है, टेररिज्म है। सर ये प्रॉक्सी वॉर्स भी एक तरह इसकी एक टाइप है ना? प्रॉक्सी वॉर भी इसका हिस्सा है। सर 1999 में जो कारगिल वार हुई थी वो भी गुरिल्ला वार थी? नहीं जनाब, कारगिल वार गुरिल्ला वार नहीं थी। वो तो वहां पे तो रेगुलर आर्मी ट्रूप्स इन्वॉल्व थे हमारे और इंडिया के भी। फिर दैट वाज नॉट गुरिल्ला वॉरफेयर। तो एक तो हिजबुल्लाह हो गया हिजबुल्लाह का। सर ये आजकल जो अफगानिस्तान में हो रहा है तो ये गुरिल्ला वार है? तालिबान जो है वो अक्सर गुरिल्ला वारफेयर करते हैं। तालिबान आते हैं अचानक ग्रुप में अटैक करते हैं और अपने एनिमी को कमजोर करते हैं। समटाइम अब तो वो कब्जे कर रहे हैं, अब तो प्रॉपर लड़ाई कर रहे हैं वो। अब तो गुरिल्ला वारफेयर उनको करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो गुरिल्ला वारफेयर वो करते थे अमेरिकन फोर्स के खिलाफ, अब वो प्रॉपर लड़ाई कर रहे हैं आके। गुरिल्ला भी यूज करते हैं और कन्वेंशनली भी आते हैं वो। तो आप देख रहे हैं कि डेली किसी ना किसी शहर पे कब्जा हो रहा है। तो अब तो देयर इन फोर्स। गुरिल्ला वारफेयर आपने ये भी माइंड में रखना है कि अक्सर जो कमजोर होता है, जो पार्टी कमजोर होती है, जो ग्रुप कमजोर होता है, वो गुरिल्ला वारफेयर इस्तेमाल करता है, जो पार्टी कमजोर होती है। और जो हाइब्रिड वॉर है वो ताकतवर भी इस्तेमाल करता है। देखे ना, हाइब्रिड जो गुरिल्ला जो है हिट एंड रन पॉलिसी वो क्यों रखता है? क्योंकि वो सामने आके नहीं लड़ सकता, वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो सामने आके लड़ाई करे और जीत जाए। वो छुप के अचानक वार करता है आगे ताकि अपने दुश्मन को कमजोर कर सके। ठीक है, तो उसका मकसद ये होता है बिकॉज वो कमजोर होता है। एक हाइब्रिड वॉर है वो रियासतें कर रही हैं, कंट्रीज कर रही हैं। सर साइबर थ्रेट, साइबर भी इसका हिस्सा है, साइबर इसका हिस्सा है। होल्ड ऑन, अभी ये चीजें डिस्कस होंगी। वी आर मूविंग अहेड। उसके बाद गुरिल्ला वॉर सिर्फ आइडेंटिटी को मतलब पोशीदा रखने के लिए भी की जा सकती है, एक ये रीजन भी हो सकती है। नहीं, गुरिल्ला में आमतौर पे पता होता है कि कौन अटैक कर रहा है, लेकिन अटैक के टाइम का और प्लेस का नहीं पता होता। सही हो गया सर हिजबुल्लाह पॉलिटिकल पार्टी है, लेबनान में एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसके लोग उसकी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, अपोजिशन लीडर है। तो हम इसको कैसे नॉन स्टेट एक्टर कह सकते हैं? कौन? हिजबुल्लाह के लोग सर, और लेबनान की पार्लियामेंट के मेंबर हैं और ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, अपोजिशन लीडर इनका है। तो हम कैसे कहते हैं कि ये नॉन स्टेट एक्टर है हिजबुल्लाह? हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर है पूरी दुनिया में, यूरोप में भी और अमेरिका में भी। हिजबुल्लाह एक आर्म्ड ग्रुप है, उसका डिफरेंट विंग है, उसका एक मिलिटेंट विंग है, उसका पॉलिटिकल विंग भी है। वी आर टॉकिंग अबाउट देयर मिलिटेंट विंग।
विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है, हम उसको मानते हैं नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन दुनिया ये कहती है। उसके बाद सर इसमें हमास ग्रुप आ सकता है? क्या आ सकता है सर हमास ग्रुप, हमास ऑब्वियसली हमास भी एक, हमास टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, हम उसको फ्रीडम फाइटर कहते हैं, हिजबुल्लाह को भी और हमास को भी। लेकिन हमास जो है वो आमतौर पे मिलिट्री लाइक जो इनका मिलिटेंट है, हमास मिलिटेंसी पे काम जाती है एज कम्पेयर टू हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह इज मोर ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद 2014 के बाद एक नई चेंज आई हाइब्रिड वॉर में। सर एक क्वेश्चन है कि हम किसी ग्रुप को कैसे कह सकते हैं कि ये डिक्लेयर है, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बेस पे कह सकते हैं या किसी कंट्री ने कह दिया उस बेस पे कह सकते हैं? और हिजबुल्लाह को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने डिक्लेयर किया है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उसके बाद यूएसए ने और दूसरे काफी कंट्रीज ने किया हुआ है। हिजबुल्लाह जो है वो टैक्टिक्स यही इस्तेमाल करती है। वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्टिक्स। हम उनकी स्ट्रेटजी को डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, हम उनको टेररिस्ट नहीं कह रहे। दूसरी चीज ये है कि नॉन स्टेट एक्टर है। पैलेस्टाइन में अगर आप देखें तो पैलेस्टाइन में हिजबुल्लाह इज नॉट पार्ट ऑफ एनीथिंग। वहां की लाइक पॉलिटिक्स का वो डायरेक्ट हिस्सा नहीं है। दे वांट इंडिपेंडेंस, वो अपने एरिया की वहां पे इंडिपेंडेंस चाहते हैं, इसी वजह से वहां पे अटैक्स कर रहे हैं। और ईरान पैक्ट उसको लाइक समझा जाता है, और वो ईरान पैक्ट है भी, ये सारे ही मानते हैं। सर नॉन स्टेट एक्टर्स को हाइब्रिड वॉर आफ्टर 2014, म्यूट रखें अपने आप को, ये नॉइज पैदा होती है। हाइब्रिड वॉर आफ्टर 2014 में जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ था, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था 1990 के बाद, तो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि रशिया के डिफरेंट हिस्से बन गए। उसमें यूक्रेन भी एक मुल्क था जो कि आजाद हुआ था सोवियत यूनियन से। उसका एक इलाका है क्रीमिया, यूक्रेन का इलाका है क्रीमिया। क्रीमिया जो है वो यूक्रेन का इलाका है। Russians claimed this area. Russians claimed मीनिंग को कहते थे हमारा एरिया ये। तो रशिया पहले तो वीक था, जब प्यूटन आया 2000 में 2001 में प्यूटन ने आकर रशिया को काफी स्ट्रॉन्ग किया। तो 2014 में प्यूटन ने हाइब्रिड वॉर का इस्तेमाल करके क्रीमिया को अनेक्स किया, क्रीमिया पे कब्जा किया। सर प्लीज रिपीट कीजिएगा। सर किसने किया? आवाज सही नहीं आ रही। नाम क्या है उसका? रशिया ने। सर ये आपने बताया ना अभी क्रीमिया को एनेक्स किया किसकी हेल्प से, वो वाली लाइन नहीं समझ आई। तो ये हैंड फ्री का दूसरा है, सभी दूसरे कान को लगाए ना, शायद बेहतर समझ आएगी। रशिया ने अनेक्स किया क्रीमिया को। क्रीमिया जो कि यूक्रेन का एक इलाका है, रशिया उसको क्लेम करता था कि हिस्टोरिकली इट बिलोंग टू रशिया। तो रशिया जब स्ट्रांग हुआ दोबारा डिसइंटीग्रेशन के बाद, तो रशिया ने अंडर प्यूटन 2014 में इसको अनेक्स किया, मीन के अपना हिस्सा बना लिया इसको। अब वहां पे जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की प्यूटन ने या रशिया ने, वो हाइब्रिड वॉरफेयर का नाम दिया उसको। उस वक्त के नेटो सेक्रेटरी जनरल, उस वक्त के नेटो
उस वक्त के नेटो सेक्रेटरी जनरल ने उसको हाइब्रिड वॉरफेयर का नाम दिया, जिसको उसने डिफाइन किया एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन, कोवर्ट ऑपरेशंस एंड एन अग्रेसिव प्रोग्राम ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। सर दोबारा एक्सप्लेन। यार आप लोगों ने सीएसएस करना है या कोई कच्ची पक्की क्लास थोड़ी हो रही है? वो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो रही थी मेरी तरफ से नेट की वजह से। एक आपको चीज चाहिए इन क्लासेस के लिए, अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, बाकी आपका कोई खर्चा नहीं है। चलो समटाइम को मसला हो जाता है, अब अगर मैं बार बार हर चीज को रिपीट करूंगा तो फिर हम क्लास में 1.5 घंटे क्लास में हम एक टॉपिक भी नहीं कर पाएंगे। इस चीज को भी आप अंडरस्टैंड किया करें, क्लास में अटेंटिव होकर बैठे ताकि बार बार ना करना पड़े एक चीज को, वरना इट कंज्यूम्स मोर टाइम। मैं इसको दोबारा कर देता हूं। थैंक यू सर। नेटो के उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल ने जो रशिया की स्ट्रैटेजी थी यूक्रेन में, इसको हाइब्रिड वॉरफेयर का नाम दिया एंड ही डिफाइंड इट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन, नंबर 1, कोवर्ट ऑपरेशंस, कोवर्ट खुफिया ऑपरेशंस एंड एन अग्रेसिव प्रोग्राम ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। रशिया ने वहां पे क्या क्या इस्तेमाल किया? रशिया ने एक तो अपनी मर्सनरीज इस्तेमाल की। मर्सनरी होती है अपनी, एक होती है रेगुलर आर्मी, एक होती है किराए की आर्मी। जो किराए की आर्मी होती है उसे मर्सनरी कहते हैं। मर्सनरीज जो कि स्टेट ओन्ड नहीं होती, ग्रुप्स होते हैं। जिस तरह ब्लैक वाटर है, ब्लैक वाटर का नाम आपने सुना होगा। ब्लैक वाटर इज अ मर्सनरी आर्मी, लाइक आप उसको रेंट कर सकते हैं। ब्लैक वाटर वाले अमेरिका को भी कह रहे थे कि आप अफगानिस्तान से जा रहे हैं तो अफगानिस्तान में हमें आप ठेका दे दें, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, हम अफगानिस्तान की सिक्योरिटी संभाल लेते हैं। वो किसी अकलमंद बंदे ने समझाया होगा कि अमेरिका सुपर पावर होकर अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सका, तो ब्लैक वाटर कंट्रोल करेगी इसे, तो जान छुड़ाएं अपनी, तालिबान से मार खानी है। तो नहीं, उन्होंने लाइक फिर एंड पे ये डिसाइड किया। अदरवाइज ब्लैक वाटर ऑपरेट किया है ब्लैक वाटर ने अफगानिस्तान में भी, इराक में भी। प्रॉपर उनके पास वेपन्स भी हैं, लोग भी हैं, एक प्राइवेट आर्मी बनाई हुई है, रेंट एन आर्मी, जिस तरह रेंट कार करते हैं आप। सर ये किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करती? नहीं, ये कंट्री को बिलोंग है, ये अमेरिका यूएस बेस्ड ही, यूएस बेस्ड है ये, लेकिन ये एक प्राइवेट बंदे ने बनाई है। उसके बाद हमारे पाकिस्तान में भी लोग आते रहे ब्लैक वाटर के, यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी काफी लोग यहाँ पे विजिट करते रहे। लाइक पाकिस्तान में काफी उनकी सरगर्मियां पकड़ी गई थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने उसको कंट्रोल किया है, मैनेज किया है। तो दुनिया भर में काफी लाइक एक्टिव रहे हैं। तो ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है प्राइवेट आर्मी का। लेकिन प्राइवेट आर्मी आपको पता है आमतौर पर पैसे के लिए लड़ती है, तो कभी उस तरह पैशनेट नहीं हो सकती, क्योंकि जो नेशनल आपकी आर्मी होती है वो पैसे के लिए सिर्फ नहीं लड़ रही होती, वो मुल्क के लिए लड़ रही होती है, तो पैशन ज्यादा होता है, तो मोराल का बड़ा फर्क पड़ता है। तो इन्होंने अगर ये अफगानिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते इनको लग पता जाता। तो रशिया ने वहां पे अपनी मर्सनरीज भी इस्तेमाल की, इररेगुलर कम्बैट ऑपरेशन भी किए। उसके बाद रशिया ने पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को स्पॉन्सर किया। वहां पे इनके अटैक करने से पहले क्रीमिया में उन्होंने एहतजाज करवाए। ये एक स्ट्रेटजी होती है कि जब आपने किसी मुल्क पे जाना है, अटैक करना है, उसको अपना हिस्सा बनाना है, पहले आप क्या करेंगे, आप वहां पे प्रोटेस्ट करवाएंगे, जिससे लोगों को पता चलेगा कि यार यहाँ पे जो लोग हैं वो गवर्नमेंट से खुश नहीं है, यूक्रेन की गवर्नमेंट से, तो वो रशिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। एक बेस बनानी होती है ना, जाने से पहले हालात क्रिएट करने होते हैं। रशिया ने, ये हाइब्रिड वॉर है। पहले जो वार होती थी लड़ाई सीधी, अब देखें सीधी लड़ाई नहीं है, एक माहौल बनाया जा रहा है पहले डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके, इसलिए हम इसे हाइब्रिड वॉर कह रहे हैं।
I hope that you are getting understanding. Yes sir. Yes सर सर ये इंडिया भी तो बलोचिस्तान के हवाले से यही कुछ कर रहा होता है, मिस इन्फॉर्मेशन सर, ये भी तो बिल्कुल हाइब्रिड वॉरफेयर बिल्कुल का ही ठीक, हिस्सा हम है। उसी पे आ रहे हैं, उसी पे जा रहे हैं हम। अब इसके लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, ये भी आप माइंड में रखें। सोशल मीडिया एज अ टूल, बिकॉज सोशल मीडिया को देखें तो दूसरे आपके मीडिया है ना, आपका मेन स्ट्रीम जो मीडिया होता है, मीडिया चैनल्स हैं, आपके टीवी चैनल्स हैं, वो ऑब्वियसली किसी ना किसी ऑनर के होते हैं, कोई कॉर्पोरेट अदारा होता है, उनकी कोई पॉलिसी होती है, फिर भी कोई रेगुलेट उनको करता है, ठीक है। जो न्यूज वहां पे चलानी है, रिपोर्ट करनी है, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट होती है। लेकिन सोशल मीडिया पे तो कोई मैनेजर नहीं है, आप अपना अकाउंट बना लें, आप न्यूज डालना शुरू कर दें, चाहे वो फेक न्यूज हो। तो सोशल मीडिया को एज अ टूल इस्तेमाल किया गया रिसेंट टाइम्स में प्रोपेगेंडा कैंपेन करने के लिए। हमारे लोगों के भी दिमाग काफी खराब कर दिए गए, अपने लोगों को अपनी आर्मी के खिलाफ वो कर देते हैं। जो हमारी ये थी आपकी PTM, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, वो सोशल मीडिया को बड़ा इस्तेमाल करती थी, अभी भी करते हैं। लोगों को आर्मी के खिलाफ भड़काते हैं कि देखें यहाँ पे इन्होंने ये पाबंदियां लगाई हुई हैं और हमारे साथ हमें मिसट्रीट किया है। उसकी कोई वीडियो बना के इस तरह कोई ये डाल देते थे ताकि लोगों का माइंड चेंज किया जाए, लोगों को आर्मी के खिलाफ कर दिया जाए, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके खिलाफ इनका माइंडसेट जो है वो क्रिएट किया जाए। और काफी लोग उससे होते भी हैं। और फिर जंगों के मुतल्लिक पाकिस्तान का जो रोल है उसको अभी भी अफगानिस्तान में किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा कैंपेन प्रॉपर चलाई जा रही है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सफीर की बेटी को अगवा किया है और उसके साथ फिर पाकिस्तान जो है तालिबान को हेल्प कर रहा है। और इस तरह की चीजें जो है वो प्रॉपर प्रोपेगेंडा किया जाता है लोगों की पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए, और आपको अपने मुल्क के खिलाफ कर दिया जाता है। लोग इस पे फिर क्वेश्चन करते हैं, जिस तरह लोग कहते हैं कि जी जिस तरह हम कल बात कर रहे थे, आपके माइंड में चीजें आती हैं बिकॉज आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया, तो आपका माइंड भी बनता है उन चीजों पे। ओसामा बिन लादेन को जब मारा तो क्यों नहीं हमने उनके हेलीकॉप्टर्स गिराए और ये वो, पाकिस्तान तो खुद इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। ये चीजें सारी जो हैं ये सोशल मीडिया आप जब देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो हर चीज पे क्वेश्चन उठा के और लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। क्योंकि सोशल मीडिया की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो इस सारे मकसद को आसान बनाती है। हाइब्रिड वॉरफेयर का प्रोपेगेंडा कैंपेन का एक टूल बन जाता है आसानी से। नंबर 1, एक्सेसिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है, हर बंदे के लिए ये एक्सेसिबल है, कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है। अब कंट्रीज करती हैं, वो ग्रुप्स को हेल्प करती हैं, ताकि इंडिया में तो बहुत काम हो रहा है। ये इंडिया ने तो प्रॉपर ग्रुप्स बनाए हुए हैं जहां पे इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और वो पाकिस्तान के खिलाफ तो खास तौर पे इस्तेमाल करते हैं इसको। उसके बाद फिर अनोनिमस गुमनाम तरीके से आप जिस तरह मर्जी ऑपरेट करें सोशल मीडिया को, आप अपने नाम से अकाउंट ना बनाएं। किसी को क्या पता कि इसके बैक एंड पे कौन है? हमें अक्सर नहीं पता होता, आप लोगों को नहीं पता होता कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं, वो बंदा जेन्युइन है या नहीं है, इसके बैक एंड पे कौन है, नोबडी नोज। सर ये रिसेंटली जब पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बहुत ज्यादा ये सोशल मीडिया कैंपेन चली थी, और उस टाइम इतने ज्यादा बाद में पता चल जाता है, डिफरेंट आप आईपीज लगाकर पता लगा लेते हैं कि ये अकाउंट किसका है, तो बहुत ज्यादा ऐसे अकाउंट निकले थे जो इंडिया से ऑपरेट हो रहे थे। बिल्कुल पता चल जाता है, लेकिन इट्स नॉट इजी जवेरिया, इट्स वेरी टेक्निकल। ये एजेंसीज के लिए भी ये पॉसिबल है, लेकिन एजेंसीज के लिए भी इतना आसान नहीं है। पॉसिबल तो है लेकिन मुश्किल काम है ये, बिकॉज क्योंकि जो आपके जो ग्रुप्स हैं, फेसबुक है या यूट्यूब है, ये आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते अपने क्लाइंट्स की, तो आपकी एजेंसीज खुद अगर पेनिट्रेट कर दें तो वो पता लगा लेती हैं। अदरवाइज इट्स नॉट दैट इजियर, टेक्निकल काम है ये। yes. उसके बाद स्पीड बहुत ज्यादा है, इट्स वेरी स्पीडी दीज डेज। इंफॉर्मेशन ऐसे फैलती है, इट्स लाइक वाइल्ड फायर। And there are no boundaries involved. सोशल मीडिया के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, इट्स वर्ल्ड वाइड रीच है इसकी।
तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़े टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। सर जैसे हमें पता होता है कि ये पीटीएम जो है, ये पीटीएम इज आल्सो अ पार्ट ऑफ हाइब्रिड वार इन पाकिस्तान, तो फिर हम क्यों नहीं इन लोगों को, जैसे ये देखें आपको पता है हमको पता है कि पीटीएम जो है अदारों के खिलाफ बोलती है, इस तरह और भी ग्रुप्स हैं वो जुडिशरी के खिलाफ बोलते हैं, तो फिर इनको सैंक्शन क्यों नहीं किया जाता? पीटीएम के 2 लोग मेंबर पार्लियामेंट के मेंबर हैं, तो इनको सैंक्शन क्यों नहीं किया जाता? उसमें कलीम ये है कि अब आपको पता है, मुझे पता है, क्लास को पता है, लोगों को काफी को पता है कि ये हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि उनकी ग्राउंड पे सपोर्ट है काफी। एक बंदे की ग्राउंड पे अगर सपोर्ट हो, लोग उसके साथ हों, अगर आप उसको उठा के जेल में डालें या आप उसको सजा दें तो वो विक्टिम बन जाता है और वो हीरो बन जाता है। तो पाकिस्तान ने इनको हीरो नहीं बनाया, क्योंकि जब आप किसी को जेल में डालते हैं वो 1 साल 2 साल 3 साल जेल में रहेगा और वो कहेगा देखें मेरे साथ जुल्म हुआ है, विक्टिमाइज किया गया है मुझे, तो वो हीरो बन जाता है। आपके ख्याल में अगर नवाज शरीफ, अभी मैं पीटीएम की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सियासी पार्टी की बात कर रहा हूं, नवाज शरीफ अगर पिछले 3 साल से जेल में होता तो क्या नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी ज्यादा ना होती? वो भी दारों के खिलाफ बोलता रहा ना, हालांकि एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। He spoke against like everything, लेकिन जेल में नहीं है, बाहर गया हुआ है। उसको जेल में इन्होंने रखा भी नहीं है जानबूझ के, उन्होंने कहा बाहर जाना है तो जाइए, अगर इधर मर गया तो ये नया भुट्टो पैदा हो जाएगा यहाँ पे, बाहर में मरना ही नहीं है, तो दे लेट हिम गो। उन्होंने कहा मैंने बाहर जाना है, तो लाइक जाने का इरादा उसका अपना था, गवर्नमेंट ने सब बाहर जाने दिया कि कहीं ये भुट्टो ना बन जाए। तो अब 3 साल हो गए हैं, अगर वो जेल में होता आपके ख्याल में तो क्या नवाज शरीफ ज्यादा पॉपुलर ना होता कि यार 3 साल हो गया बंदा जेल में बैठा हुआ है, लाइक सिंपैथी मिलती है आपको। तो पाकिस्तान ने पीटीएम की क़यादत को विक्टिम कार्ड नहीं खेलने दिया, उनको विक्टिम नहीं बनने दिया कि देखें हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमें उठा के जेल में डाल दिया गया, हमारा क्या कसूर था, हम तो आपके राइट्स की बात कर रहे थे। उन्होंने लोगों को आगे यही कहना बाद में, जो पीटीएम के सपोर्टर्स हैं, कि देखें वी स्पोक फॉर यू एंड, और देखें हमारे साथ क्या हुआ है। तो इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है और जो हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो बड़े ध्यान से इन चीजों को डील करते हैं ताकि ये विक्टिम भी ना बने। अगर आप ऑपरेशन करेंगे तब भी विक्टिम बनते हैं। आपने बलूचिस्तान में ऑपरेशन करके देख लिया, नुकसान हुआ उसका, वो वहां पे जो इंसर्जेंसी है वो अभी तक नहीं खत्म हुई, तो अकबर बुगटी को मार के क्या मिला हमें? उसका कुछ सियासी हल होना चाहिए, मिलिट्री सोल्यूशन से मामला मजीद खराब होते हैं। तो परवेज मुशर्रफ की यही स्ट्रेटेजी थी कि मिसाइल मारो, लोगों को मारो और खत्म करो। उससे क्या होता है, एक बंदा मरता है, उसके जो वारिस हैं वो खड़े हो जाते हैं और वो फिर क्या करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, सिंपैथी जनरेट करते हैं। तो सिंपैथी जो है ये हमेशा पे करती है। भुट्टो अभी तक नहीं मरा, कितने साल हो गए, क्योंकि ज़ियाउल हक ने उसे फांसी दी हुई है। अगर कोई सियासी हल हुआ होता तो भुट्टो कब का मर चुका होता। तो नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चला गया, इसका इमरान खान को असल में फायदा हुआ है, पॉलिटिकली नून लीग को इसका नुकसान हुआ है। वो असल में इतना मंदा ये है कि लाइक पॉलिटिकल लीडर अगर को हो, कोई इनकलाबी हो, तो वो जेल में बैठा रहता है, तो उसको बहुत फायदा होता है इसका, लाइक पॉलिटिकली स्पीकिंग। लेकिन मसला यह है कि जेल में अच्छा खाना नहीं मिलता, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए। तो लेकिन इनकलाबी बनने के लिए आपको अच्छा खाना तो नहीं चाहिए, फिर भूख भी काटनी पड़ती है। लेकिन जब इतनी सेहत आपकी हुई हो तो फिर अच्छा खाना ना मिले तो इंसान को वैसे भी लाइक चक्कर आते हैं। तो एसी की भी तो आदत होती है इन लोगों को, लग्जरियस लाइफ है। मूविंग ऑन, अब वाई हाइब्रिड वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान? पाकिस्तान के खिलाफ ही हाइब्रिड वॉर क्यों, लाइक पाकिस्तान के खिलाफ क्यों लड़ी जा रही है? पाकिस्तान को इस वक्त 3 मेजर थ्रेट्स पाकिस्तान इज फेसिंग राइट नाउ। 3 मेजर थ्रेट्स सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। सिक्योरिटी में पाकिस्तान इस वक्त 3 मेजर थ्रेट्स फेस कर रहा है। ये आपने याद रखना है, सिक्योरिटी वाले क्वेश्चन में ये आपका आएगा। सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन आपको कहीं भी आ जाए, पाकिस्तान अफेयर में आए, करंट अफेयर में आए, या आईआर में आए, या पॉलिटिकल साइंस में आए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मतलब कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर्स। पाकिस्तान इज फेसिंग 3 काइंड ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। Number 1 is conventional security threat.
फर्स्ट इज कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट. इट इज फ्रॉम इंडिया. ये इंडिया की तरफ से हमें है. और आपने देखा जो फरवरी 2019 में हुआ, इंडिया ने उसको वायलेट किया. अगर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड ना किया होता तो इंडिया की तो चढ़ मच जानी थी. उन्होंने कहा था देखे हमने, और अभी तक 2-3 दफा और कर चुके होने थे वो हमारी बाउंड्री को वायलेट. तो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया हुआ है कि अब वो उनको पता चल गया कि नहीं ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो पाकिस्तान बिहेव्ड वेरी रिस्पॉन्सिबली. फरवरी 2019 में पाकिस्तान ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ रिस्पॉन्ड किया और उन्हें दिखाया है कि वी आर केपेबल इनफ. सो इंडिया उससे रुका है. तो कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान को है, इंडिया से है, बिकॉज इंडिया थिंक्स कि वो कन्वेंशनली हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो पंगा ले सकता है और उसने पंगे लिए भी हैं. 2016 में भी किया था जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तो हमारी गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया. उन्होंने ड्रामा किया था जो वो लाइक सर्जिकल स्ट्राइक्स का, बट पाकिस्तान डिड नॉट रिस्पॉन्ड. चाहे ड्रामा ही किया था, लेकिन अगर आप ड्रामा करते हैं, अगर हमारा नुकसान नहीं भी होता, लेकिन अगर कोई हमारी बाउंड्री में आता है तो ऑब्वियसली नो, ये हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन है. तो अब समटाइम आप इंडिया के खिलाफ हमारा मॉरल ग्राउंड इक्वल है. जब ओसामा बिन लादेन को मारा अमेरिका ने, तो हम मॉरली बड़े लो बैकग्राउंड पे चले गए थे, बिकॉज वहां से बंदा पकड़ा गया जो मोस्ट वांटेड था. तो हम लड़ते तो हम अनजस्टिफाइड होते और यूएसए ने हम पे ज्यादा पाबंदियां लगा देनी थी. तो इंडिया के मामले में वी आर ऑन इक्वल ग्राउंड. इंडिया को हम अलाउ नहीं करते बिकॉज उनके साथ हमारा मसला है. तो उसके बाद पहला तो ये थ्रेट है हमें, कन्वेंशनल थ्रेट इंडिया. दूसरा थ्रेट हमें है फ्रॉम टेररिज्म, इंटरनल, फ्रॉम टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक टीटीपी एंड अदर ग्रुप्स. इसको सर हम इर्रेगुलर कहते हैं जी. इसको हम इर्रेगुलर कहते हैं. Yes, we can call it irregular. The second threat is from terrorism or irregular forces, in other words. And the third threat is hybrid warfare. Hybrid warfare is also called as fifth generation warfare. फिफ्थ जनरेशन. अब ये हाइब्रिड वॉरफेयर क्यों पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी जा रही है? ये 3 सिक्योरिटी जो थ्रेट है पाकिस्तान को, ये आपने माइंड में रखने, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट पेपर्स में. उसकी मिसालें भी फिर आप दे सकते हैं. हाइब्रिड वॉर इंडिया ने भी क्यों इस्तेमाल करना स्टार्ट किया पाकिस्तान के खिलाफ? बिकॉज पाकिस्तान इज ऑल्सो न्यूक्लियर वेपन स्टेट. पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है. पाकिस्तान की सिक्योरिटी, ऑब्वियसली पाकिस्तान इज अ सिक्योर कंट्री. आर्मी हमारी ऑर्गेनाइज्ड है, डिसिप्लिन्ड है. इट्स नॉट लाइक इराक, अफगानिस्तान, लीबिया. पाकिस्तान के पास प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके बाद फिर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मिसाइल सिस्टम है. तो अटैक करना तो इतना आसान नहीं है फुल फ्लैज पाकिस्तान के मुल्क पे अटैक कर देना. तो उसका उन्होंने तोड़ कर निकाला है कि पाकिस्तान को वीक करो, हाइब्रिड वॉर लड़ो इसके खिलाफ. हाइब्रिड वॉर फिर में वो क्या करते हैं, समटाइम तो ये पंगे ले लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स के, ये कन्वेंशनल में आ गया. उसके बाद फिर टीटीपी को सपोर्ट करो, टीटीएम को सपोर्ट करो. उसके बाद फिर बीएलए को सपोर्ट करो बलोचिस्तान में. जितने जितने ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि हमारी रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं कि हमारी रियासत को वीक किया जाए. फिर सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाओ, प्रोपेगेंडा क्रिएट करो, लोगों को अपने मुल्क के खिलाफ कर दो, अपनी गवर्नमेंट के, अपने इदारों के. पढ़े लिखे लोग यहाँ पे अपने मुल्क के खिलाफ बोल रहे होते हैं क्योंकि सोशल मीडिया से कोई वीडियो देख ली, कोई किसी की बात सुन ली, विदाउट एनालाइजिंग कि यार इस बात में हकीकत कितनी है, प्रैक्टिकल दुनिया किस तरह चलती है, लोग चीजों को आगे फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं. और यहाँ पे तो जो बंदा ग्रेजुएट बनता है वो अक्सर लोग देखा है मजहब से भी दूर हो जाते हैं और मुल्क के भी खिलाफ हो जाते हैं. पढ़ाई का ये असर हो रहा है कुछ लोगों पे कि मुल्क के एंटायर पाकिस्तान बोलना स्टार्ट कर देते हैं
लाइक अपने आप में बहुत क्रिटिकल बन रहे होते हैं कि हमने नया नया नॉलेज सीखा है तो एनालिसिस कर रहे हैं हम, लाइक बात करना, वो दे फील प्राउड कि हम मजहब पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं और हम मुल्क पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कोई रिसर्च नहीं है, कोई जिंदगी में बुक्स नहीं पढ़ी, कोई थीसिस नहीं लिखा, लेकिन सुनी सुनी बातों को लेके तो स्टार्ट कर देते हैं, टोटली अनजस्टिफाइड। मैंने अक्सर ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का मतलब कोई स्टडी नहीं है, हिस्ट्री नहीं पढ़ी, उसके बाद कोई नॉलेज नहीं है पास, लेकिन फिर भी क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। देखिए, आपने अगर किसी चीज पे क्रिटिसाइज करना है तो पहले आपको उसका लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए, आपको उसकी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या डायनामिक्स हैं, तब जाके आप क्रिटिसाइज करते हैं। एक बंदे ने मजहब पे क्रिटिसाइज करना है, उसने कुरान पाक को पढ़ा ही नहीं है, उसने उस मजहब की जो बुक्स हैं उनको पढ़ा ही नहीं है और वो क्रिटिसाइज कर रहा है, उसका क्रिटिसिज्म अनजस्टिफाइड है। इसीलिए मुल्क पे अगर आपने उसकी पॉलिसीज पे क्रिटिसाइज करना है तो पहले आप स्टडी तो करें ना। कोई स्टडी नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, लेकिन वन साइडेड क्रिटिसिज्म हो रहा है बस शो करने के लिए कि लाइक वेरी नए नए जो सीखा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला आ गया है यूथ में कि काफी लोग जो है वो हमारी सिक्योरिटी जो लाइक एजेंसी उनके खिलाफ बात करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग के हाउ दिस वर्ल्ड एक्चुअली वर्क्स। और जब आप खुद हिस्सा बनते हैं किसी चीज का, गवर्नमेंट का, तब आपको समझ आती है कि ये गवर्नमेंट किस तरह काम करती है, इतनी आसान नहीं है चीजें। उसके बाद पाकिस्तान की ये 3 जो है वो हमें थ्रेट हैं। 3 इंडिया ने फिर हाइब्रिड वॉरफेयर का सहारा लिया है क्योंकि डायरेक्ट वॉर इतनी आसान नहीं है, तो नॉन स्टेट एक्टर्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और फिर प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, नॉन स्टेट एक्टर्स को तो पाकिस्तान ने, आपको पता है, ऑपरेशंस किए हैं वजीरिस्तान में, इधर वो पाकिस्तान ने उनको हैंडल कर लिया, न्यूट्रलाइज कर लिया, लेकिन स्टिल एफर्ट्स हो रही हैं, अभी भी अटैक्स हो रहे हैं। आपने देखा वो जो यहाँ पे दासू में अटैक हुआ, जो चाइनीज हमारे यहाँ पे काम कर रहे थे, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद सिंपल है कि पाकिस्तान का इमेज खराब करना और चाइना को मैसेज देना कि आपके लोग यहाँ पे सिक्योर नहीं है, आप इतनी इन्वेस्टमेंट ना करें पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म है वो होता रहता है। हालांकि आपने देखा टेररिस्ट अटैक था ना? यस, इट वाज अ टेररिस्ट अटैक। इट वाज सपोर्टेड बाय इंडिया या इट वाज सपोर्टेड बाय रॉ एंड एनडीएस, हमारी गवर्नमेंट का ये क्लेम है। जी सर, वो जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनका ये बयान आया था, बट इट वाजंट कंफर्म्ड कि ये सच है या नहीं। नहीं, सच वो हम तो नहीं कंफर्म कर सकते ना मिशवात। अब हमारी अगर फॉरेन मिनिस्टर आके कह रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है और हमारी अगर एजेंसी ये कह रही है कि इंडिया ने किया, तो हम तो उसी बात को मानेंगे, हम खुद तो नहीं कंफर्म कर सकते। पेपर में फिर यही लिखे हैं एग्जैक्टली, पेपर में हम लिख सकते हैं कि इंडिया इन चीजों में इन्वॉल्व है। उसके बाद पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटीज क्या हैं? आपको पता है कि पाकिस्तान डिफरेंट फोरम्स पे डिफरेंट डिमांड, पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस कौन कौन सी हैं? नंबर 1, पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन है। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स जो है वो पोलराइज हो चुकी है। पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस लिख लें सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। नंबर 1, वी हैव अ पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस। पॉलिटिकली हमारी पॉलिटिक्स बड़ी पोलराइज्ड है। पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सारे बिल्कुल डिफरेंट पोल्स पे खड़े हैं, आपस में कोई कंसेंसस नहीं है, कोई कोऑपरेशन नहीं है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं सबकी। उससे क्या होता है कि समटाइम हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एंटी पाकिस्तान बोलना स्टार्ट कर देती हैं जस्ट फॉर देयर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। वो भूल जाती हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमने इधर ही पॉलिटिक्स करनी है और इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। जिस पार्टी को आप यहाँ, जो पार्टी गवर्नमेंट में ना हो, वो हमारे रियासत के खिलाफ बात करना स्टार्ट कर देती है। अगर गवर्नमेंट में आ जाए तो सब कुछ ठीक है, अगर गवर्नमेंट से बाहर है तो पाकिस्तान भी बुरा है और इसकी सारे इदारे भी गंदे हैं। तो ये हमने स्ट्रेटजी रखी हुई है। यस सर, जैसे रिसेंट में अभी पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के काफी सारे जो कारकुनान हैं उन्होंने ट्वीट्स वगैरह किए हैं। आर्मी के खिलाफ भी जब कैंपेन स्टार्ट हुई थी तब भी उनके बहुत सारे ट्वीट्स आए थे, तो उनके अकाउंट्स में। अब देखें, अब जो हमारे लास्ट वो स्पीकर थे नेशनल असेंबली के, क्या नाम था उनका, अयाज सादिक, उन्होंने वो जो जब कुलभूषण उसको पकड़ा था, उसको अभिनंदन को, तो उन्होंने बयान दिया ना, उन्होंने कहा कि मैं गया तो यहाँ पे आर्मी चीफ वहां पे कांप रहे थे, टांगे कांप रही थी, पसीने आ रहे थे फॉरेन मिनिस्टर को। मुल्क का बंदा ये बात कर रहा है, नेशनल असेंबली का स्पीकर।
क्यों कि हमें गवर्नमेंट से हम गवर्नमेंट से बाहर क्यों हैं? कब नहीं बोला? तो अपने मुल्क को गंदा किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की तो हालात उस वक्त, पाकिस्तान का तो अपर हैंड था, बंदा हमने पकड़ा हुआ था, मॉरली पाकिस्तान एक हायर ग्राउंड पे था, दुनिया ने भी माना हमारी कैपेबिलिटी को। ये एक बात लगती नहीं है ठीक, लेकिन फिर भी उसने बात की। क्यों? अपने लोगों को खुश करने के लिए, और पाकिस्तान की बदनामी होगी, हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है या सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है, वो प्रेशराइज हो जाएगी कि हम आपको गंदा कर रहे हैं, हमें एडजस्ट करें, हमारे केसेस खत्म करें। ये स्ट्रेटजी होती है, बस ब्लैकमेल करो, प्रेशराइज करो। जब वो नहीं बात बनती तो फिर दोबारा 2 महीने 3 महीने चुप कर गए, पहले डील की कोशिश की, नहीं हुई डील तो फिर बोलना स्टार्ट कर दिया खिलाफ। इस तरह तो इनकलाबी नहीं बनते ना, इनकलाब ऐसे थोड़ी आते हैं। इनकलाब के लिए आपको जेल में रहना पड़ता है 27 साल, जिस तरह मंडेला रहा था। सर कायदे आजम तो नहीं रहे, एग्जांपल्स दे सकते हैं जी सर? हम पेपर्स में इस तरह की एग्जांपल्स दे सकते हैं? एग्जांपल आपने पेपर में नहीं देनी। यस सर। नवाज किसी सियासी पार्टी की, किसी सियासी बंदे की एग्जांपल आपने पेपर में नहीं देना, क्योंकि हो सकता है वो नून लीग का सपोर्टर हो, पेपर चेक करने वाला, तो वो तो आपका रगड़ा लगा देगा फिर। तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड इट। उसके बाद हमारे एथनो नेशनल इशू भी हैं, एथनो नेशनलिस्ट इश्यूज। ये सिंधी बलूचिस्तान में एक मूवमेंट है हमारी, फिर उसके बाद सिंधी मूवमेंट है। सिंध में आपको पता है कि एथनिक वहां पे प्रॉब्लम है, सिंध को अलग करने की। फिर उसके बाद साउथ पंजाब की, फिर उसके बाद आपकी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। ये जो हमारी वल्नरेबिलिटीज हैं एथनिक, या ये नेशनलिस्ट मूवमेंट चलती हैं, इनको भी एक्सप्लॉइट किया जाता है बाहर से। देन यू हैव सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स या सेक्टेरियन वल्नरेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। सेक्टेरियन में आप देखें कि हमारे यहाँ जीबी में आप देख लें, हजारा कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, बलोचिस्तान में किया जाता है, ताकि वो उनको डिसग्रंटल किया जाए पाकिस्तान से, रियासत से, कि ये आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में एक बैड इमेज हमारा पूरी दुनिया में बनता है। तो ये हमारी 3-4 किस्म की मेजर वल्नरेबिलिटीज हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। चौथी कौन सी है सर? रिलीजियस। उसमें आप देख लें कि आप इंसिडेंट देख लें, कितने शिया जो स्कॉलर हैं उनको असैसिनेट किया गया है। समटाइम सुन्नीस को किया जाता है, समटाइम मोस्टली शिया को किया जाता है। उसके बाद फिर इससे क्या मकसद क्या होता है? क्योस पैदा करना, इनसिक्योरिटी का एटमोस्फेयर क्रिएट करना। उसके बाद चाइनीज को यहाँ पे टारगेट किया गया है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट किया गया है, केपी में, खास तौर पे बलूचिस्तान में और केपी में। सर ये भी हाइब्रिड वॉर की जो है टाइप्स हैं? बिल्कुल, ये तीसरी तो है ही हाइब्रिड वॉर की, हमने 3 डिस्कस किए ना सर। एक पॉलिटिकल पार्टी, दूसरा रिलीजियस, और तीसरी कौन सी? सेक्टेरियन। ओके सर। एथनिक। सर ये रिलीजियस में नहीं आएगी दोनों? नहीं, सेक्टेरियन और है, रिलीजियस और है, एथनिक और है। रिलीजियस मीन के क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं। सेक्टेरियन में शिया सुन्नी आ जाते हैं। एथनिक में आपके जो पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो ये आते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल में आपकी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं। सारे डिफरेंट है ये। ओके सर। सर ये जो आपने भी बताया केपीके और बलोच, मतलब जो इनमें मूवमेंट है, क्या इनके नाम लिख सकते हैं, मतलब जो इनमें मूवमेंट रन कर रही हैं? बिल्कुल। बीएलए फॉरेन सपोर्टेड है, पाकिस्तान का यही स्टांस है। बीएलए फॉरेन सपोर्टेड है, पीटीएम है, उसके बाद फिर आपकी टीटीपी है, दे आर फॉरेन फंडेड। सही हो गया सर। काइंडली इस क्लास का टाइम मैंने सोच सकता है, इस क्लास की वजह से ना नमाज रह जाती है मगरिब। जी जनाब। सर इस क्लास की वजह से ना मगरिब की 6 बजे जो क्लास स्टार्ट होती है, मगरिब की नमाज रह जाती है। तो ये आप अपना माइक पास करें फिर बोलें। सर इस क्लास की वजह से नमाज का टाइम जाता है मगरिब का, तो कोई मैनेज हो सकता है इसका टाइम? जी जनाब, बिल्कुल हो सकता है।
आप इस तरह करें कि सारे लोग नमाज पढ़ें, 6 मिनट की आपको ब्रेक दे रहा हूँ, 7:40 पे हम वापस आएंगे और फिर 15 मिनट मजीद लगा के हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। 10-15 मिनट का काम रहता है। ओके, तो 5-6 मिनट की नमाज ब्रेक है, नमाज पढ़ें एंड देन वी विल स्टार्ट। सर नमाज का टाइम 1 घंटा होता है, मगरिब की नमाज का टाइम 1 घंटा होता है सर। 7:40 पे हम दोबारा इसको रिज्यूम करेंगे और 10-15 मिनट में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके सर। जी सर, राइट। करेंगे या एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें, पाकिस्तान अफगानिस्तान का रिलेशन भी उसी के अंदर लिख देंगे और सजेशन भी दे देंगे, और अमेरिका, इंडिया और ईरान के जो उस टाइम चल रहे हैं उनके साथ रिलेशन, वो सारा कुछ एक ही क्वेश्चन में कर देंगे या अलग अलग डायमेंशन से इसको तैयार करेंगे? इसको आप अलग अलग डायमेंशन तैयार करेंगे। ये सारा है इंटरकनेक्टेड ही है, ये सारा है इंटरकनेक्टेड। फोकस डिफरेंट है ना सर, या इसकी डायमेंशन डिफरेंट है, तो आपने सारे डायमेंशन को तैयार करना है। माशाल्लाह खालिद महमूद जो हैं वो सामने कैप लेके बैठे हैं, नमाज पढ़ के बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद अच्छा जी, सफीना ने कहा कि एक सीरीज है अबाउट हाइब्रिड वॉरफेयर ऑफ अमेरिकन एंड ब्रिटिश अगेंस्ट टर्की एंड मुस्लिम्स दैट रिजल्टेड इन अरब्स सेपरेटिज्म एंड फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। That series is really useful for understanding hybrid warfare. सफीना का क्या नाम है इस सीरीज का? फाइट ऑफ अब्दुल हमीद। मैं लिख देती हूँ चैट में। तो दोबारा बोलिएगा माइक पास करके। फाइट ऑफ अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद, अच्छा समझ आ गई सबको? जरा लिख दें, ये चैट में लिख दें। यस सर, मैं चैट में लिखती हूँ। ये एवरीवन को लिख दीजिएगा, एवरीवन पब्लिकली। ओके ओके जी, जिसके पास टाइम हो, इंटरेस्ट हो तो वो ये सीरीज देख ले। आप लोग कुछ ना इंडिया में, क्या पाकिस्तान यहाँ पे खालिस्तान में भी मसला करता है, कश्मीर में भी आतंकवाद फैलाता है, सारा कुछ झूठ। अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान ने सारे बंदे क्रिएट किए हुए हैं, तो वो भी तो करंट अफेयर के क्वेश्चन करता होगा ना जी। सर जैसे हम लोग अपनी सर वो तो ये भी पढ़ते होंगे कि इंडिया में जो मिनोरिटी के साथ हो रहा है वो पाकिस्तान को क्या मसला है उससे? बिल्कुल, वो कहते हैं हमारे यहाँ तो मसला ही कोई नहीं है, असल में तो मसला पाकिस्तान में। सर हमारे इतने अग्रेसिव जो एजुकेशनली हमें इतने अग्रेसिव पॉइंट नहीं दिए जाते जितना उन्हें सिखाया जाता है। उनका मीडिया इस तरह करता है, बाकी उनके जो सिविल सर्विस के लिए एग्जाम होते हैं वो आमतौर पर रैशनली होते हैं, लेकिन जो मीडिया पे वो मीडिया प्रॉपर गवर्नमेंट कंट्रोल मीडिया है। अब होता क्या है, अब होता ये है कि जो इस तरह के हाइब्रिड वॉर होती है, अब पीटीएम है लेट्स सपोज, या बलोच जो मूवमेंट थी पहले, ठीक है, उनकी ग्रीवेंसेस थी बलोचिस्तान में, लेकिन जब फॉरेन सपोर्ट हासिल कर लेते हैं वो, जब फॉरेन फंडिंग उनको मिलती है तो उससे क्या होता है, उनकी जो मूवमेंट है उसकी लेजिटिमेसी खराब होती है। अगर वो लोकल रहें, फॉरेन सपोर्ट ना लें इस तरह के ग्रुप्स, तो उनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है सिविल सोसाइटी की जो मूवमेंट्स होती हैं, लेकिन बिकॉज फॉरेन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है उसमें, तो वो उनकी क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। फिर गवर्नमेंट भी ये कहती है कि जी इनको फॉरेन सपोर्ट मिलती है, इसलिए इनका प्रोपेगेंडा एंड जो इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो एंटी पाकिस्तान है। तो लोकल ग्रुप्स जो हैं दे लूज क्रेडिबिलिटी बिकॉज ऑफ फॉरेन सपोर्ट, बिकॉज दे बिकम अ विक्टिम ऑफ हाइब्रिड वॉर ऑफ अदर कंट्रीज अगेंस्ट पाकिस्तान, because they become a victim of hybrid war of other countries against Pakistan. Therefore, such civil society movements, they lose credibility. तो गवर्नमेंट को इसमें, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी को मिलके इसको काउंटर करना चाहिए, बिकॉज सिविल सोसाइटी की मूवमेंट्स हैं, उनको सिविल सोसाइटी के जरिए ही आप काउंटर कर सकते हैं। गवर्नमेंट को प्लान बनाना चाहिए, एक काउंटर नैरेटिव लेके आना चाहिए। अगर टेररिस्ट जो है वो लोगों को भर्ती कर रहे हैं कि यहाँ पे मुल्क में इंसाफ नहीं होता, आप हमारे साथ मिलें तो हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे, यहाँ पे अच्छा सिस्टम नाफिज करेंगे, तो गवर्नमेंट को भी बताना चाहिए लोगों को कि आप रियासत के खिलाफ वेपन नहीं उठा सकते, इट्स टोटली अन इस्लामिक। और नंबर 2, अगर आपने चेंज लानी है तो आप गवर्नमेंट में शामिल हों, आप इलेक्शन कंडक्ट करें, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने। दैट इज द लीगल वे ऑफ ब्रिंगिंग एनी चेंज इन पाकिस्तान। तो ये एक नैरेटिव होना चाहिए रियासत का। नंबर 1, वेपन उठाना रियासत के खिलाफ, इट्स फसाद नॉट जिहाद। नंबर 2, उसके बाद इफ यू वांट चेंज बिकम पार्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम।
become part of mainstream political system, contest election. अगर लोग आपके साथ हैं तो आप इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन जीत के आ जाएं. If you claim people's loyalty, people's support, then you should contest elections. उसके बाद फिर पाकिस्तान को अपने इदारों को स्ट्रेंथन करना चाहिए. FIA को, जो उसका साइबर क्राइम विंग है, उसके बाद फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, IB, ISI और इस तरह की दूसरी एजेंसीज, और NSA जो हमने हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनका रोल बड़ा है. फिर उसके बाद सर हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई. नेक्टा जो है उसको बनाया है पाकिस्तान ने सारे इदारों को कंबाइन करने के लिए. नेक्टा, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कोऑर्डिनेट करे और एक ग्रैंड स्ट्रेटजी लेके आए पाकिस्तान टू काउंटर हाइब्रिड वॉरफेयर. पाकिस्तान शुड कम अप विद अ ग्रैंड स्ट्रेटजी जिसमें सोशल एंगल भी हो, पॉलिटिकल डायमेंशन भी उसकी हो, इकोनॉमिक भी हो, आइडियोलॉजिकल भी हो, मीडिया के जो प्रोपेगेंडा उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारे एक ग्रैंड स्ट्रेटजी पाकिस्तान को लेके आनी चाहिए ताकि इसको हम अच्छे से काउंटर कर सकें. ओके जी, वी आर डन विद दिस. सर प्लीज बंद करने से पहले बता देंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है इस टॉपिक पे फॉर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस पे यही होते हैं कि हाइब्रिड वॉर जो है इसकी क्या डायनामिक्स है और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, हाउ शुड पाकिस्तान काउंटर इट, ये इसके मेन डायमेंशन बनती हैं. थैंक यू सर. और फिर पाकिस्तान में कहां पे पाकिस्तान किन एरिया में हाइब्रिड वॉरफेयर का शिकार है. सही बुक में है सारा. बिल्कुल है. ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आएगा, आपको जब भी आएगा. डिस्कस द इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स ऑफ हाइब्रिड वॉर इन कॉन्टेक्स्ट टू पाकिस्तान, ये आ चुका है पहले क्वेश्चन. तो हाइब्रिड वॉर होती क्या है, पाकिस्तान में कहां पे हो रही है, वेयर इट इज बीइंग फॉट, एंड हाउ शुड पाकिस्तान काउंटर इट. ये तीन इसके डायमेंशन बनती हैं. हाइब्रिड वॉर है क्या, नंबर 2 पाकिस्तान के खिलाफ कहां पे हो रही है, कौन कर रहा है, नंबर 3 हाउ शुड पाकिस्तान काउंटर इट. थैंक यू सर. ओके जी, स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड. इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर.